हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोफियर विद मिश्राज अकेडमी। होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिम्स का हर एक का तरीका अलग होता है न्यूट्रिशन को अपटेक करने का, उसको डाइजेस्ट करने का। अब हमें स्पेशलाइजेशन पढ़ना है एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करनी है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं न्यूट्रिशन है क्या। न्यूट्रिशन वो पावर पैक फूड है जो फूड के तौर पर हम कुछ चीज़ों को इनटेक कर रहे हैं बॉडी के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, आपके प्रोटीन्स हो गई, लिपिड्स हो गई। अब जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट अलग है, प्रोटीन्स अलग हैं, लिपिड्स अलग हैं, उनका कॉम्पोजिशन भी अलग होगा। और जब कॉम्पोजिशन अलग होगा यानी कि उसको ब्रेक डाउन करने के लिए भी हमारे पास चीज़ें अलग अलग होंगी। तो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कुछ केमिकल्स का यूज़ हम करते हैं जो हम कंपोनेंट को कॉम्प्लेक्स फूड, देखो होता क्या है, हम जो भी फूड इनटेक करते हैं अपनी बॉडी के अंदर वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है। अब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम डायरेक्टली इन्फ्यूज़ अपनी बॉडी के, अपनी सेल के अंदर नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स। और वो केमिकल्स हमारी बॉडी में कहलाते हैं एंजाइम्स। तो होप सो एंजाइम्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड को हमारे सिंपल फूड में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। अब कार्बोहाइड्रेट्स अलग है, प्रोटीन्स अलग है, लिपिड्स अलग है, तो जाहिर सी बात है उनको तोड़ने के लिए जो केमिकल यूज़ करेंगे हम, जो एंजाइम्स यूज़ करेंगे वो सारे सिमिलर नहीं होंगे, वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है एलिमेंट्री कैनाल। ये होती है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की सबसे लॉन्गेस्ट फॉर्म। बेसिकली हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो एक मशीन की तरह है जिसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। उसका एक पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और हमारे एनस पे जाकर एंड अप होती है। इतने बीच में अलग अलग रीजन में इसके अंदर अलग अलग तरीके से मॉडिफिकेशन होते हैं और अलग अलग रीजन में इसका अलग अलग फंक्शन भी डिटरमाइन हो जाता है। तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, माउथ होती है, और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, एनस होता है। अब एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हमारे माउथ से हो जाती है और एंड तक कहाँ होती है, एनस पर होती है। तो जाहिर सी बात है जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी कहाँ से शुरू हो जाएगा, माउथ से ही शुरू हो जाएगा। सो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं माउथ की, तो यहाँ पे जो पहला डाइजेस्ट सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है वो होता है बक्कल कैविटी में। ये देख रहे हैं आप, ये वाला स्पेस, ये सारा क्या कहलाता है, हमारा बक्कल कैविटी कहलाता है। अब बक्कल कैविटी में कुछ नहीं होता, हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। देखो सैलिवरी ग्लैंड्स को पढ़ने से पहले हम यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दें कि ग्लैंड्स क्या होती हैं। ग्लैंड्स एक ऐसी सेल्स की फॉर्म होती है जिनके अंदर कुछ सीक्रेट करने की कैपेसिटी होती है या फिर जो कुछ सीक्रेशन बनाती हैं और अपनी सेल से एक्सक्रीट आउट करती हैं बाहर। अब सलाइवा क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड वही होती हैं जो सलाइवा सीक्रेट करती हैं। अब हम सलाइवा को आइडेंटिफाई कैसे करें, होता क्या है सलाइवा। देखा कभी भी हम कुछ अच्छा खाना देख रहे होते हैं या हमारा कुछ खाने का मन कर रहा होता है, वीडियो देख रहे होते हैं खाने की, तो हमारे मुंह में एकदम से जो हमारा माउथ है, जो कैविटी है वो वाटरी हो जाती है। तो वो जो सलाइवा सीक्रेट होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो अपना काम अलग अलग तरीके से करते हैं। अब सैलिवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होगा, सलाइवा, और हमारे सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है अमाइलेज। देखिएगा जितने भी एंजाइम होंगे 99.99 एंजाइम्स की आइडेंटिफिकेशन ये होगी कि उसके बाद में एक लास्ट में क्या लगा होगा, सफिक्स लगा होगा विच इज नोन एज एज। हर एक एंजाइम उसका नाम ही उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को शो करता है। तो एंजाइम्स का आइडेंटिफिकेशन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अगर एंजाइम के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसके लास्ट में हमें क्या दिखेगी, एज दिखेगा।
ये आइडेंटिफिकेशन है कि हम एंजाइम की बात कर रहे हैं। और अमाइलेज किसके ऊपर काम करता है? कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। होप आप लोग को ये चीज़ समझ आई। अब कार्बोहाइड्रेट, अगर हम जो फूड से जो हमारे अंदर जिस चीज़ को हम इंटेक करते हैं वो होता है स्टार्च, क्योंकि हम बेसिकली प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स को इंटेक करते हैं। और विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज एक्टिविटी जो स्टार्च है वो उसकी सिंपल फॉर्म में टूट जाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट with the action of amylase इसमें टूट जाते हैं वो। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें वो यूनिट या वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, वो डायरेक्टली हमारी सेल में इन्फ्यूज नहीं हो सकते, इसीलिए हमारी बॉडी उसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ती है, उसके बाद उसका फर्दर यूज करती है। होप सो आपको ये बकल कैविटी वाला सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन आता है कि ना, अब बक्कल कैविटी में सिर्फ एंजाइम की हेल्प से ही हम फूड को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं। बेसिकली जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है, और डाइजेशन हम हमेशा दो तरीके से कराते हैं। पहला होता है मैकेनिकली, दूसरा होता है केमिकली और एंजाइमेटिकली। मैकेनिकली भी हम डाइजेशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ्स, और केमिकली कैसे कराते हैं? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। खाने को तोड़ने का काम हमारे टीथ भी करते हैं। वो जो फूड हम लेते हैं वो स्लरी की फॉर्म में नहीं होता है, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा हमारे टीथ उसको प्रीमोलर और मोलर मिक्सिंग करते हैं और वहाँ से सब्सटेंस का तोड़ना शुरू करते हैं, और वहाँ पर प्रेजेंट जितनी भी कार्बोहाइड्रेट है, मोस्ट प्रोबेबली 70 to 80% ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज एक्टिविटी वहीं ब्रेक डाउन हो जाती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ मूव टू नेक्स्ट। हमने यहाँ तक के स्टेप की स्टडी कर ली ना। अब हमारा फूड एक स्लरी फॉर्म में भी बन गया है और कार्बोहाइड्रेट्स भी यहाँ पर ब्रेक हो गए हैं। दूसरा आता है कि हमारे फूड को हमको एंटर कराना है कौन से वाले रीजन में? ईसोफेगस वाले रीजन में। अब अगर मैं ईसोफेगस की स्ट्रक्चर देखूँ तो वो कुछ इस तरीके की है। तो अगर हमारे माउथ से खाना आ रहा है बक्कल कैविटी से, तो क्या वो तो डायरेक्ट सिर्फ स्टमक तक जाना चाहिए, सीधे 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 मूव करता हुआ स्टमक तक आ जाए, पर ऐसा नहीं होता है। हमारी जो फूड को फर्दर मूव कराने की जो एक सिस्टम है, एक रिदम में मूव होता है, वो डायरेक्टली मूव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड बारी बारी से एंटर करता रहे। कभी आप लोगों ने महसूस भी नहीं किया होगा कि किस तरीके से जो फूड है वो हमारा फूड पाइप से नीचे जा रहा है, हमें कभी भी उसकी लाइनिंग से फील ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ की जो लाइनिंग्स होती हैं वो भी सीक्रेटिव होती हैं। अलग अलग टाइप का म्यूकस वहाँ से रिलीज होता है और एक पर्टिकुलर रिदम को वो फॉलो करते हैं, जहाँ से फूड क्या करता है, नीचे की तरफ आता है। तो सपोज टू बी ये क्या है, हमारे ईसोफेगस। अब जो फूड आता है वो आता है इस फॉर्म में, एक पर्टिकुलर बंच की फॉर्म में आता है कि पर्टिकुलर टाइम में इतना फूड आगे की तरफ लाई करेगा। तो इस तरीके का ये जो रिदम है इसको बोलते हैं हम पेरिस्टेलिक मूवमेंट। तो अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज अ रिदमिकली एक्शन? कौन सा ऐसा रिदमिकली फंक्शन है या कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो फूड नीचे की तरफ मूव करने के लिए यूज करता है? उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट।
होप सो क्लियर हुआ होगा। अब जैसे ही नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारा जो फूड है वो यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ से आने के बाद जो हमारा फूड है वो सीधे कहाँ जाएगा, हमारा ईसोफेगस से सीधे कहाँ जाना है हमारे फूड को, स्टमक में। अब यहाँ की कुछ खास बात, स्टमक, जो स्टमक होता है पहली बात तो जे शेप होता है और यहाँ की लाइनिंग्स पर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ग्लैंडुलर सेल्स। ग्लैंडुलर सेल्स क्या करती हैं, आपका कुछ सीक्रेशन करती है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जितनी भी सीक्रेटिव सेल्स होती हैं प्रेजेंट होती हैं स्टमक के अंदर, दे आर जे शेप लाइक स्ट्रक्चर, हाईली पिंकिश इन नेचर। और क्या होता है, नॉर्मली जे शेप स्ट्रक्चर, ग्लैंडुलर इन नेचर, और सीक्रेट करती हैं चीज़ों को। अब क्या क्या सीक्रेट करती हैं, म्यूकस, HCl और पैप्सिन। इज क्लियर। अब जो स्टमक की सेल्स हैं हमारी, जैसे ही फूड की एंट्री होती है वो अपने अंदर से म्यूकस को सीक्रेट करती हैं, HCl को सीक्रेट करती हैं और पैप्सिन को सीक्रेट करती हैं। देखो अमाइलेज, पहला एंजाइम हमने पढ़ा अमाइलेज, इसको हम साइड में रखते हैं, लास्ट में इसके ब्रीफ थोड़ा सा पढ़ लेंगे, सब कुछ कंक्लूजन निकालने के बाद कि कौन से एंजाइम का किस पर वर्क होता है। अब यहाँ पर देखिए म्यूकस रिलीज हो रहा है, उसका भी कोई फंक्शन है, HCl रिलीज हो रहा है, उसका भी कोई फंक्शन है, और पैप्सिन रिलीज हो रहा है, उसका भी कोई फंक्शन है। म्यूकस, पहली बात हम बात करते हैं HCl की। हम सब जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है, एसिडिक इन नेचर होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका पहला फंक्शन होता है टू एक्टिवेट पैप्सिन। और पैप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो किस पर काम करेगा, प्रोटीन्स के ऊपर काम करता है। और प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है अमाइनो एसिड्स, यानी कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हमने इनटेक करी है खाने के साथ, फूड के साथ, उसको किस में ब्रेक डाउन कर देना है, अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देना है। प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, हम फूड के साथ जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सपोज टू भी हमारी बॉडी के अंदर इनटेक हो गए हैं फूड के साथ, मोस्ट प्रोबेबली होते ही हैं। हमारा कोई भी खाना ऐसा नहीं होता है घर के खाने के अलावा बाहर भी, और घर में भी हम कितने भी प्रिकॉशंस ले लें, खाना रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जाते ही हैं, उनको किल करने का काम होता है। दो फंक्शन हो गए। तीसरे की बात करते हैं हम, म्यूकस क्यों रिलीज होता है। हालांकि ईसोफेगस में भी सेल्स होती हैं जहाँ से म्यूकस रिलीज होता है, ताकि खाने की जो स्लरी है वो इजीली नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाए। म्यूकस हम सब लोग जानते हैं कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और आप लोगों ने गोंद यूज़ किया होगा पहले, ब्लू कलर की बॉटल में आता था और ब्रश के साथ, पहले तो ऐसे ही आता था, फिर ब्रश भी आने लगा साथ में, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है वो म्यूकस कहलाती है। अब म्यूकस क्या काम है, देखिए अगर हमारे स्टमक में HCl रिलीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है HCl रिलीज होगा तो स्टमक का जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। उस एसिडिक नेचर से स्टमक की लाइनिंग्स और सेल को बचाने के लिए क्या रिलीज होता है, म्यूकस रिलीज होता है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? होप सो। हमने अभी तक पढ़ा कि फूड माउथ के थ्रू एंट्री करता है, माउथ में बक्कल कैविटी में भी कुछ % ऑफ डाइजेशन होता है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट के थ्रू ईसोफेगस से स्टमक तक फूड एंट्री लेता है। स्टमक में आने के बाद वहाँ पे HCl रिलीज होता है, पैप्सिन रिलीज होता है, प्लस म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस का काम होता है कि किस तरीके से एसिडिक एनवायरनमेंट से स्टमक की लाइनिंग को बचाना है। दूसरा HCl एक्टिवेट करता है पैप्सिन को, बिकॉज पैप्सिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। प्लस HCl माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल करने की काम में आता है। नेक्स्ट हम जाते हैं जो हमारा थर्ड स्टेप है, ये है कि फूड हमारा यहाँ तक आ गया, अब उसको एंट्री लेनी है स्मॉल इंटेस्टाइन में।
स्टमक के बाद जो नेक्स्ट डेजिग्नेशन होता है फूड का वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर हमने देखा कि फूड की एंट्री यहाँ से हो गई, यहाँ से हो गई, स्टमक में आ गया, स्टमक से इंटेस्टाइन में जा रहा है। तो व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रिया। सो बेसिकली पहले इनका फंक्शन समझ लेते हैं। देखिए लिवर क्या है, एक ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। हम जानते हैं लिवर का डायरेक्ट जो लिंक है वो इंसुलिन के साथ है, जो हम ब्लड में शुगर को रेगुलेट कराते हैं। तो बेसिकली जो लिवर है और बाइल डक्ट है, यहाँ से क्या रिलीज होता है, बाइल जूस। अच्छे से लिख लेते हैं इसको। और बाइल जूस 4 कंपोनेंट स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्लास 10 के लिए, बस आप इतना समझ लीजिए कि 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और इसके अंदर होते हैं कुछ बाइल सॉल्ट्स। अब सबसे पहले हम बाइल जूस की बात कर रहे हैं। बाइल जूस हमें यहाँ से मिल गया और इसके अंदर है बाइल सॉल्ट। अब ये जो गॉल ब्लैडर है बेसिकली इसका फंक्शन ये है कि बाइल जूस जो लिवर ने सीक्रेट किया है, जो लिवर के अंदर से आ रहा है, उसको हमें स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर जब इंटेस्टाइन को ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो हर टाइम डाइजेशन नहीं कर रहा होता। अगर आप खाते चले जाएंगे तो हमारी मशीन, वो बात अलग है कि 24 आवर्स इंटू 7 काम करती रहे, पर हर एक मील के बीच में एक गैप होता है जिसमें हमारा डाइजेशन हो जाता है और हमारे डाइजेशन को डाइजेस्ट सिस्टम को रेस्टिंग प्रोसेस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जब ज़रूरत होती है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल सॉल्ट की, तब गॉल ब्लैडर से हमारी इंटेस्टाइन तक ये पहुंच जाता है। अब बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, इनका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि जितना भी फूड में हम फैट कंटेंट खाते हैं, यानी कि लिपिड खाते हैं, लिपिड्स खाते हैं, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं। अगर मैं और बात करूं सिंपल टर्म में तो वो बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं बाइल एक्टिविटी की हेल्प से। अब अगर हमारे खाने में या फूड में लार्ज ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है, ज़्यादा ऑयली कंटेंट है, तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। और जब इनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है तो दे स्टोर लाइक इन आवर एडिपोज टिश्यू। ये एज इट इज़ ही हमारे एडिपोज टिश्यू में जाकर स्टोर हो जाते हैं और हमारे अंदर फैट कंटेंट इंक्रीज करते हैं। अब बाइल सॉल्ट्स का काम होता है कि इन लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना, छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, ताकि डाइजेशन प्रॉपर हो पाए। तो एज इट इज बाइल सॉल्ट्स का क्या काम होता है कि लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कराना, ताकि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इजीली हम लोग कर पाए। अगर हम ऐसे देखें तो कहीं ना कहीं बाइल जूस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करने के लिए। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, लिवर की बात हो गई, गॉल ब्लैडर की बात हो गई, हम बात करेंगे पैनक्रिएटिक या पैनक्रियाज। हमें पता है पैनक्रिया इस वाले रीजन को बोलते हैं और यहाँ से भी क्या रिलीज होता है, पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है, पैनक्रिएटिक जूस में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो काम करते हैं सीधे सीधे लाइपेज यानी कि लिपिड्स के ऊपर काम करते हैं, और ट्रिप्सिन होते हैं जो किसके ऊपर काम करते हैं, प्रोटीन्स के ऊपर काम करते हैं। तो हालांकि मैंने यहाँ बताया कि 70% डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ हो जाता है, रेस्टिंग जो पैप्सिन का कुछ प्रोटीन्स पार्टिकल्स हैं जो यहाँ टूट जाते हैं, पर अभी लिपिड्स और रेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते हमारा फूड कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ है। विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स, विद द हेल्प ऑफ पैनक्रिएटिक जूस, जितना भी डाइजेशन होगा, अब सारा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में होगा। तो इंटेस्टाइनल जूस, अब खास बात ये होती है कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है यहाँ पर भी इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है जिसमें ट्रिप्सिन होता है।
ट्रिप्सिन भी किसके ऊपर काम करता है? प्रोटीन्स के ऊपर होता है। देखिए, हम सिंपल एक टाइप के प्रोटीन्स को इंटेक नहीं करते हैं कि उस प्रोटीन को तोड़ने के लिए हमारे पास एक सिंपल टाइप का ही एंजाइम होना चाहिए। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन को इंटेक करते हैं, उनको तोड़ने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स होने चाहिए। पर एट द लेवल ऑफ क्लास 10 हमें 2 या 3 एंजाइम्स की स्टडी करनी है ताकि आगे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पैनक्रिएटिक जूस प्लस इंटेस्टाइनल जूस, ये लोग कंप्लीट तोड़ते हैं, कंप्लीट डाइजेशन कराते हैं प्रोटीन्स का प्लस कार्बोहाइड्रेट्स का प्लस लिपिड्स का। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जब लिपिड्स ब्रेक डाउन होते हैं तो वो कौन सी 2 यूनिट में टूटते हैं। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा, नहीं पता है तब भी बताइएगा। मैं मेक श्योर मैं अगले लेक्चर में उस चीज़ को आपको क्लियर कर दूंगी कि लिपिड्स किस किस चीज़ों में जब उनके ऊपर लाइपेज की एक्टिविटी होती है तो उनका वो कौन से 2 पार्ट में ब्रेक डाउन होते हैं। इज इट क्लियर? सो ना, अब यहाँ पर क्या हो गया? कंप्लीट ब्रेक डाउन हो गया। करते हैं आगे। आई होप सो आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। ना, कुछ पॉइंट्स जो बहुत ज़रूरी हैं यहाँ क्लियर करने से पहले, जो एग्जाम पर्पज से भी ज़रूरी है। इंटेस्टाइन जो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। अब एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। पर क्या हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर ये इसका जो साइज है वो वेरिएट करता है, सिमिलर रहता है? बता देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स। अब ये नहीं है कि मैं ये कहूँगी कि इनकी एलिमेंट्री कैनाल बड़ी होती है, इनकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती, नहीं। पर हाँ, हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिस पर ये बता सकते हैं कि जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी सी छोटी होती है और जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन थोड़ी सी बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट डिपेंडेंट होते हैं और जितने भी कार्निवोर्स होते हैं वो टिश्यू डिपेंडेंट होते हैं, या मीट कह लो आप। और प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, पर टिश्यू के अंदर सेल्यूलोज जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलती है। और जो सेल्यूलोज है वो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि पॉलीसेकेराइड है अगर आप जाने तो। अब सेल्यूलोज क्या है? अब सिंपल वे में जानूं या सिंपल वे में मैं आपको बताऊं तो जो सेल्यूलोज है वो ऐसे कॉम्प्लेक्स है जो बहुत सारी कार्बन यूनिट्स के साथ मिलकर बना है, यानी कि उसको बहुत सारी जब कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलकर बना है तो उसको उतना ही टाइम लगेगा और उतना ही एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी उसको उतनी ही ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के लिए। सपोज टू बी मेरे पास एक बॉक्स है, वो 4 यूनिट से मिलके बना है और एक बॉक्स है जो 14 यूनिट से मिलके बना है। तो आप मुझे खुद बताइए कि 4 बॉक्स वाला यूनिट हम लोग जल्दी ब्रेक डाउन कर लेंगे या 14 यूनिट्स वाला जो बॉक्स है उसे तोड़ने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा? जाहिर सी बात है, जो 14 बॉक्स वाला यूनिट है उसको तोड़ने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा सोर्सेज भी जाएंगे एज इट इज़। इसीलिए जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो बड़ी होती है कंपेयर टू कार्निवोर्स, क्योंकि सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जिसको तोड़ने में टाइम लगता है प्लस और मैकेनिकल एक्टिविटीज़ लगती है। और टिश्यू क्या है? टिश्यू सिंपलेस्ट फॉर्म है, यहाँ पर कोई भी ऐसे सेल्यूलोज लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते, ये इजीली डाइजेस्टेबल है। बट प्लांट्स के अंदर जो सेल्यूलोज इंटेक करते हैं जैसे स्पेनिश, ऐसे देखा भी है कि हरी सब्जी हर किसी को बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है, दूसरे दिन पेट में थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। इसीलिए सेल्यूलोज क्या है? तोड़ने के लिए, या जो भी लोग हर्बीवोर्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन थोड़ी सी लार्ज होती है कंपेयर टू कार्निवोर्स। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर
हो गया होगा। दूसरा, जो भी फूड, पॉइंट नंबर 2, जो भी फूड हमारा स्टमक से आता है वो HCl कंटेंट होता है उसके अंदर, यानी कि वो क्या है, एसिडिक है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पैनक्रिएटिक जूस हम इंटेस्टाइन में उसको क्या बनाते हैं, एल्कलाइन बनाते हैं, तब जाके हम उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी फूड हमारे स्टमक से आया है वो HCl कंटेंट का है और उसको फिर एल्कलाइन में चेंज करने के लिए हम पैनक्रिएटिक जूस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जैसे कि यहाँ पर पेरिस्टालिक मूवमेंट हमारा हुआ था या हो रहा था कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में एक बंच ऑफ फूड वो नीचे की तरफ एंट्री करेगा, ऐसे ही स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्फिंक्टर होता है। जो स्फिंक्टर क्या होता है, बेसिकली एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओपनिंग, कि एक इतने अमाउंट ऑफ फूड अगर अंदर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, और जब ये नीचे की तरफ पूरा मूव करेगा तो ये दोबारा ओपन हो जाएगा। बेसिकली स्फिंक्टर इज लाइक अ रेगुलेटर, कि एक टाइम में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड ही नीचे की तरफ मूव करे, एक बार में ही सारा मूव ना कर जाए। होप सो आपको ये दोनों पॉइंट्स इजीली क्लियर हो गए होंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। ना, अब जैसे ही इंटेस्टाइन में क्या हो गया, हमारा खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेस्टिव जो फूड है, अब फूड लेने का मतलब क्या है, सिर्फ इंटेस्टाइन तक पहुंचाना है या फिर सिर्फ हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में हमें फूड इनटेक करना है, उसके बाद फिर सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं। न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू, हर एक सेल को होती है ना, एग्जैक्टली। ऐसे ही जब इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब हो जाता है हमारा, तब वहाँ पर नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, जितना भी डाइजेस्टिव फूड है, अब वो उसकी बारी है कि वो अनदर बॉडी पार्ट्स में जाकर अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करे, और जहाँ जितनी भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, सेल डैमेज है उसको रिकवर करने के लिए, नई सेल्स बनाने के लिए, वो अपना कंसर्न जितना भी उसका पार्ट है वो उसे फॉलो करे। क्लियर? अब क्वेश्चन इज दिस कि ये डाइजेस्टिव फूड है, ये बॉडी पार्ट तक जाएगा कैसे? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का तो डायरेक्ट लिंक है ही नहीं हर सारी सेल से। क्या हमारे पैर की जो सेल्स हैं, टो की जो सेल्स हैं, उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? या ऐसी कौन सा टिश्यू है जो हमारी एंटायर बॉडी में फ्लो करता है? अब अगर हम ये सोचें कि ऐसी कौन सी लिंक है जो हमारी एंटायर बॉडी में फ्लो करती है और उसका कनेक्शन हर जगह से है, दे आर कनेक्टिव इन नेचर, तो हमारे माइंड में एक ही आंसर आएगा, डेट इज ब्लड। यानी कि ब्लड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जितना भी डाइजेस्टिव फूड है उसको सारे बॉडी पार्ट तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रूट नहीं है। अब क्या है, सिंपल सी बात है, खाना भी डाइजेस्ट हो चुका है, खाना प्रेजेंट भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, फिर क्या दिक्कत है, सीधे सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन से कह दो आप कि तुम ब्लड तक खाने को ले जाओ। अब ये है कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड तक भी खाना कैसे पहुंचाएगी? सिंपल सा एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड तक भी खाना कैसे पहुंचाएगी? तो इसका बहुत प्यारा सा आंसर है, डेट इज कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पर कुछ हमारी फिंगर जैसी प्रोजेक्शन मिलती है। सपोज टू बी ये मेरा हाथ, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर देखूं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो है ये जो इस तरीके की स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहलाती है। ऐसी बहुत सारी न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारे इंटेस्टाइन पर प्रेजेंट होती हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जितना भी डाइजेस्टिव फूड है उसको इनटेक करती हैं, और इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है ब्लड वेसल्स से।
तो सीधे सीधे इनके थ्रू जितना भी डाइजेस्टिव फूड है वो कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है। और जैसे जैसे ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है वैसे वैसे जितना भी न्यूट्रिशन है वो सारा हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। हम लोग बात कर रहे थे ये जो इनर लाइनिंग्स होती है, ये इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है। अब क्वेश्चन इज जिसकी मैम इंटेस्टाइन तो आपने ऐसी बनाई सिंपल, ये वाली, ये खाली ऐसे भी तो हो सकती थी और इनर लाइनिंग यहाँ पर, ये यहाँ पर हम एब्जॉर्ब कर लेते, बट ऐसा नहीं होता है। सपोज टू भी अगर मैं एग्जांपल दे दूँ, एक ये वाला बॉक्स है और एक ये वाला बॉक्स है। अब हमें इसके अंदर रोप यानी कि रस्सी को फिल करना है। अब मैं एक रस्सी को मैंने इसमें ऐसे डाल दिया तो मैंने कह दिया फिल हो गई, और एक रस्सी को मैंने इसमें ऐसे जिगजैग करके डाला है। अब आप मुझे खुद बताइए कि कौन से बॉक्स में ज़्यादा कंटेंट ऑफ रोप आप फिल कर पाएंगे। जाहिर सी बात है इसमें कर पाएंगे क्योंकि हमने इसको इसमें स्ट्रक्चर चेंज करके और मोड़ कर डाला है, पर यहाँ पर सिंपल एक स्ट्रक्चर बना दिया, इसमें हमारे पास ज़्यादा रस्सी इस बॉक्स के अंदर नहीं गई। सिमिलरली वलाई का होने का मतलब ही यही है, पहली बार ये इनर लाइनिंग पर प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के, और इनके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स के कनेक्शन होते हैं, ये डायरेक्टली अटैच होती हैं ब्लड वेसल्स के साथ। अब विलाई होने का क्या मतलब है, जितनी ज़्यादा विलाई होंगी, सपोज टू बी इस तरीके से, ठीक है, इसके कंपैरिजन मैंने एक और ये वाली स्ट्रक्चर बना दी इस तरीके से। अब यहाँ पर विलाई का स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि यहाँ से भी फ्लूइड एब्जॉर्ब होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, और यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ से होगा। तो विलाई होने का मेन मकसद, देखो ये सब खूबसूरती है, खूबसूरती है नेचर की, कि उसने हर तरीके से चीज़ को मॉडिफाई किया है हमारे ही वेलफेयर के लिए। तो इस वाले स्ट्रक्चर में एब्जॉर्प्शन का एरिया, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कंपेयर टू कि विलाई की सरफेस प्लेन होती, उससे ज़्यादा विलाई की सरफेस क्या है, इमिग्रेटेड है, आगे की तरफ इमर्ज है और एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। इस वजह से यहाँ पर जो फूड एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कम अमाउंट में ज़्यादा चीज़ें या फिर कम जगह में ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें जो सेल हैं वो एब्जॉर्ब कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन ब्लड वेसल के पास पहुँच पाए ताकि वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर पाए। ये फंक्शन होता है विलाई का। और विलाई सिर्फ यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होती है। विलाई जैसे और बहुत सारी स्ट्रक्चर अलग अलग जगह प्रेजेंट होती हैं जहाँ हमें सपोज टू बी न्यूट्रिशन लेना होता है, वाटर लेना होता है, बैक्टीरिया के अंदर होती हैं, पर हर जगह इनका अलग फंक्शन होता है। जहाँ कम सरफेस में ज़्यादा चीज़ें होती हैं वहाँ इस तरीके के प्रोजेक्शंस हो जाते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि खाना डाइजेस्ट हो गया, खाने को ब्लड वेसल ने ले लिया और ब्लड के थ्रू बॉडी में पहुंच जाएगा। अब व्हाट अबाउट द अनडाइजेस्टेड फूड, क्वेश्चन तो ये आएगा, ऐसा तो है नहीं कि हमने जो खाया है वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाए और हमारी बॉडी के अंदर कोई भी अनडाइजेस्टेड फूड बचे ही ना। इज इट पॉसिबल? सो मुझे बताइएगा आप लोग ना। नेक्स्ट अब क्या है, नेक्स्ट जो हमारे पास बचता है, डाइजेस्टेड फूड की कहानी हमने खत्म कर दी। अनडाइजेस्टेड फूड, अब ये जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है इसको कौन अपटेक कर लेता है? लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये जितना भी है हमारे पास, ठीक है। इसके भी अब क्या फंक्शन होता है? ऐसा तो नहीं है कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई फंक्शन नहीं होता होगा। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसके साथ हमारे साथ बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट भी होता है। वाटर कंटेंट भी अनडाइजेस्टेड फूड के साथ मिलता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है वो ये होता है कि फूड के अंदर जितना भी वाटर कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लो, और जितना भी अब मटेरियल बनेगा बचेगा बिना वाटर का, अनहाइड्रेटेड वाटर, जितना अनहाइड्रेटेड फूड जितना भी बचेगा वो सब उसको कहाँ इकट्ठा कर देना है? रेक्टम में ले जाकर इकट्ठा कर देना है। तो अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर बहुत सारा वाटर कंटेंट होता है जिसको एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, और इसको एब्जॉर्ब करने के बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल मिलता है बचता है उसको रेक्टम में जाके स्टोर अप कर लेते हैं। अब रेक्टम के थ्रू बॉडी से वो कहाँ निकल जाता है? एनस,
एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली क्या फंक्शन है, ऐसा तो नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा काम करता है तो वेस्ट मटेरियल तो कंटिन्यूस निकलता ही रहता होगा, क्योंकि पूरी मैकेनिकली जो मशीनरी है वो एक साथ काम करती है। तो जैसे ही रेक्टम फिल हो जाता है, रेक्टम के अंदर जितना रेक्टम इज लाइक अ बैग लाइक कैपेसिटी, उस कैपेसिटी जब वो फुल हो जाती है तो हमारी बॉडी में एक अर्जिंग रिलीज होती है कि डेट वी हैव टू गो फॉर पास आउट। जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उस सबको हमें बॉडी से रिलीज कराना है। तो थ्रू एनस जब हमारी बॉडी रेक्टम जो है वो फिल अप हो जाता है तब अर्ज कॉज करती है, और एनस के थ्रू हम बॉडी से जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सब बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है माउथ टू एनस कि इस तरीके से ह्यूमन न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कहीं आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। आई विल मेक श्योर कि वो चीज़ भी हम लोग क्लियर कर सकें। अब एक और नई ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ब्रीफ में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमने जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका वो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमने जो एंजाइम पढ़ा वो अमाइलेज पढ़ा, दूसरा जो पढ़ा पेप्सिन पढ़ा, तीसरा ट्रिप्सिन पढ़ा, चौथा लाइपेज पढ़ा। ठीक है, अमाइलेज किसके ऊपर करता है काम? कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। देखिए अगर हमारी 10th है, अभी बेस क्लियर हो जाएगा तो हमें बहुत आसानी रहेगी। ये भी प्रोटीन्स के ऊपर करता है, ये भी प्रोटीन्स के ऊपर करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिंपल एक ही टाइप की प्रोटीन बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं। ये तो इनिशियल लेवल है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग प्रोटीन को अलग अलग तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। और जो लाइपेज है वो लिपिड्स के ऊपर वर्क करता है। आई होप सो आपको ये कंटेंट क्लियर हो गया होगा। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने वीडियो पहली बार देखी है, आप ज़रा सा भी कनेक्ट कर पाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे अच्छा काम करने के लिए। सो प्लीज़ अगर आप बायो से कनेक्ट करते हैं, आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जो बायो से कनेक्ट करते हैं, प्लीज़ वीडियो को उनके साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगेन थैंक यू सो मच। आपने मेरी वीडियो को देखा, यहाँ तक आ गए हैं तो देखा ही होगा। थैंक यू सो मच।